आपकी क्लास 10th का हिस्ट्री का चैप्टर 2 का पार्ट 4 होगा। इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे बगानों में स्वराज, यानी असहयोग आंदोलन के दौरान बगान मजदूरों ने कैसे स्वराज के लिए लड़ाई लड़ी, इस चीज़ के बारे में आज हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो टॉपिक शुरू करते हैं, बगानों में स्वराज। इससे पहले मैं आप लोग से बता दूं कि इसका पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 जो है आप लोग प्रीवियस में जा करके देख सकते हैं, और फिर इसको देखेंगे तो आप लोग को अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, महात्मा गांधी के विचारों और स्वराज की अवधारणा के बारे में मजदूरों की अपनी समझ थी। ठीक है, असम के बगानी मजदूरों के लिए आज़ादी का मतलब यह था कि वे उन 4 दीवारियों से जब चाहे आ जा सकते हैं जिनमें उनको बंद करके रखा गया था। उनके लिए आज़ादी का मतलब था कि वे अपने गाँव से संपर्क रख पाएंगे। 1859 के इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के तहत बगानों में काम करने वाले मजदूरों को बिना इजाज़त बगान से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी, और यह इजाज़त उन्हें बिरले ही कभी मिलती थी। ठीक है, चीज़ों को पढ़ के उसके बाद अच्छे से समझेंगे। पहले पढ़ लेते हैं। जब उन्होंने असहयोग आंदोलन के बारे में सुना तो हजारों मजदूर अपने अधिकारियों की अवहेलना करने लगे। उन्होंने बगान छोड़ दिए और अपने घर को चल दिए। उनको लगता था कि अब गांधी राज आ रहा है, इसलिए अब तो हर एक को गांव में ज़मीन मिल जाएगी। लेकिन वे अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच पाए। रेलवे और स्टीमरों की हड़ताल के कारण वे रास्ते में ही फंसे रह गए। उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया और उनकी बुरी तरह पिटाई हुई। देखिए, इस चीज़ को समझते हैं। जब 1920-21 में गांधी जी असहयोग आंदोलन साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, तो उस समय जो असम के जो बगान मजदूर थे उनकी स्थिति बहुत ही दयनीय थी। जो बगान मजदूर थे तो एक एक्ट आया था, अंग्रेजों ने एक ऐसा एक्ट बनाया था जिसके तहत जो भी बगान मजदूर था उसको अपने घर पे जाने का भी इजाज़त नहीं था, यानी अपने घर वालों से, अपने गाँव वालों से भी नहीं मिल सकते थे। तो जब उन बगान मजदूरों को पता चला कि गांधी जी असहयोग आंदोलन चला रहे हैं, तो उनके बीच एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी और उन्होंने अपने अंग्रेज मालिकों का बात मानना बंद कर दिया और बगान छोड़कर घर के लिए निकल पड़े। लेकिन चूंकि हर तरफ हड़तालें हो रही थी, इस वजह से ये मजदूर अपने घर को नहीं पहुंच पाए और रास्ते में ही पकड़े गए और उनकी बुरी तरह पिटाई भी हो गई। चलिए आगे समझते हैं। इन स्थानीय आंदोलनों की अपेक्षाओं और दृष्टियों को कांग्रेस के कार्यक्रम में परिभाषित नहीं किया गया था, यानी कि ये जो छोटी छोटी जगहों पे जो मजदूर लोग स्वराज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, इस चीज़ को राष्ट्रीय कांग्रेस अनदेखा कर रही थी। उन्हें तो स्वराज शब्द का अपने अपने हिसाब से अर्थ निकालना था। उनके लिए एक ऐसे युग का द्योतक था जब सारे कष्ट और सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी। यानी जो गरीब तबके के लोग थे वो स्वराज को अपने दृष्टि से देखते थे। उनके लिए स्वराज का मतलब था कि वे जो है बिना किसी रोक टोक के घूम सकेंगे, अपने घर वालों से मिल सकेंगे। लेकिन कांग्रेस के लिए जो है ऐसा नहीं था। कांग्रेस के लिए स्वराज का मतलब कुछ अलग ही था और गरीब लोगों के लिए कुछ अलग था, यानी कि सबके लिए कोई भी चीज़ एक जैसे नहीं होती, इसी चीज़ को बताया गया। फिर भी जब आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फिर भी जब आदिवासियों ने गांधी जी के नाम का नारा लगाया और स्वतंत्र भारत की हुंकार भरी, तो वे एक अखिल भारतीय आंदोलन से भी भावनात्मक स्तर पर जुड़े हुए थे। यानी कि देखिए, वो भारत के किसी भी गांव की बात हो, किसी भी कोने में ये आंदोलन चल रहा हो, लेकिन जब वहाँ के आंदोलनकारी जब गांधी जी के नाम से आंदोलन करते थे और गांधी जी को अपना नेता मानकर आंदोलन करते थे, उस आंदोलन का एक प्रभाव अलग ही दिखता था और इससे जो है अंग्रेजों के बीच खौफ दिखती थी। जब वे महात्मा गांधी का नाम लेकर काम करते थे या अपने आंदोलन को कांग्रेस के आंदोलन से जोड़कर देखते थे, तो वास्तव में एक ऐसे आंदोलन का अंग बन जाते थे जो उनके इलाके तक ही सीमित नहीं होता था। जो मैं अभी समझाया हूँ वही चीज़ बताया जा रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ बताया जा रहा है चौरी चौरा 1922। देखिए, तो चौरी चौरा का जो कांड है इसको हम लोग डेट के साथ देखेंगे, क्योंकि आज के एग्जामों में जो है डेट के साथ पूछा जा रहा है। तो ये होगा 5
यहाँ लिख देता हूँ मैं 5 फरवरी 1922। ये घटना कब हुई थी? चौरी चौरा घटना हुई थी 5 फरवरी 1922 को। ये इसके बारे में बताया जाए, गोरखपुर स्थित चौरी चौरा में बाजार से गुजर रहा एक शांतिपूर्ण जुलूस पुलिस के साथ हिंसक टकराव में बदल गया। इस घटना के बारे में सुनते ही महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन रोकने का आह्वान किया। ये देखिए 5 फरवरी 1922 को लोग शांतिपूर्ण जुलूस के साथ बाजार से होकर जा रहे थे। इसी बीच अंग्रेजी पुलिस से इन आंदोलनकारियों का टकराव हो गया और उन्होंने पुलिस थाने में ही पुलिसों को बाहर से ताला बंद करके और आग लगा दिया। जो घटना कब हुई थी? 5 फरवरी 1922 को हुई थी। और असहयोग आंदोलन को गांधी जी रोक देते हैं। कब रोकते हैं इस चीज़ को भी जान लेते हैं हम लोग। गांधी जी जब ये 5 फरवरी को घटना होती है 1922 में, तो गांधी जी 12 फरवरी 1922 को यहाँ लिख देता हूँ मैं, चलिए लिख लीजिए आप लोग। 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन रोक देते हैं, यानी वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते थे कि असहयोग आंदोलन जो है हिंसक आंदोलन में बदले, वो शांतिपूर्ण आंदोलन करना चाहते थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सविनय अवज्ञा की ओर, यानी कि अभी हम लोग पढ़ रहे थे असहयोग आंदोलन और साथ ही साथ खिलाफत आंदोलन को जोड़ करके। लेकिन अब जब 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं, तो अब कैसे कैसे जो है सविनय अवज्ञा की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, इस चीज़ को समझेंगे। ठीक है, फरवरी 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। अभी आप लोगों से मैंने बताया कब, तो 12 फरवरी को 1922 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला कर लिया। उनको लगता था कि आंदोलन हिंसक होता जा रहा है और सत्याग्रहियों को व्यापक प्रशिक्षण की जरूरत है। कांग्रेस के कुछ नेता इस तरह के जन संघर्षों से थक चुके थे। वे 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत गठित की गई प्रांतीय परिषदों के चुनाव में हिस्सा लेना चाहते थे। देखिए, कुछ कांग्रेसी नेता ऐसे भी थे जो नहीं चाहते थे कि कोई हिंसक आंदोलन हो, क्योंकि उनको जो है 1919 में जो भारत शासन अधिनियम के तहत ये बताया गया था कि प्रांतों में विधायिका का गठन होगा, यानी कि परिषद का गठन होगा। जैसे आज हर राज्य में विधानसभा है, उससे उस समय प्रांत हुआ करते थे और प्रांतों में परिषद का गठन किया जाता था, परिषद का चुनाव किया जाता था, जिसमें भारतीयों को भी मौका दिया। क्योंकि अंग्रेजी सरकार लोगों पे जुल्म तो कर ही रही थी, लेकिन ऊपर से दिखावा भी कर रही थी कि मैं आप लोगों को परिषद में चुनकर आने का मौका देता हूँ। इसलिए उसने 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत ये मौका दिया था। तो कुछ कांग्रेस के नेता चाहते थे कि ऐसी कोई भी हिंसक आंदोलन न हो जिससे उनको परिषद के चुनाव में परेशानी हो। उनको लगता था कि परिषद में रहते हुए ब्रिटिश नीतियों का विरोध करना, सुधारों की वकालत करना और यह दिखाना भी महत्वपूर्ण है कि ये परिषदें लोकतांत्रिक संस्था नहीं है। यानी कि जो कांग्रेस के कुछ नेता थे, उनका मानना था कि इस तरह के हिंसक आंदोलन से अच्छा है कि हम लोग परिषद का चुनाव लड़े, चुन करके परिषद में बैठे और वहाँ इस मुद्दे को उठाएं कि अंग्रेजी सरकार जो है गलत कर रही है, इस चीज़ को रोकना चाहिए। CR दास यानी कि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए कांग्रेस के भीतर ही स्वराज पार्टी का गठन कर डाला। यानी दो नेताओं का नाम बताया जा रहा है, CR दास जिनका पूरा नाम है चित्तरंजन दास, और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापस लौटने के लिए क्या किया, कांग्रेस के भीतर ही एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था स्वराज पार्टी। कब किया गया था, तो आप लोग नोट कर लेंगे 1923 में। ठीक है, 1923 में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे युवा नेता ज़्यादा उग्र आंदोलन और पूर्ण स्वतंत्रता के लिए दबाव बनाए हुए थे। देखिए, कांग्रेस में भी दो तरह का गुट था, एक नरम दल और एक गर्म दल। ऐसे तो जवाहरलाल नेहरू नरम दल से ही ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन शुरुआती दौर में जब वो युवा नेता थे, उस समय वो भी उग्र नेता हुआ करते थे और वो चाहते थे, और साथ ही साथ सुभाष चंद्र बोस भी चाहते थे कि उग्र आंदोलन हो और पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए। यानी कि अब छोटा मोटा छूट की बात नहीं, अब जो है पूर्ण स्वतंत्रता की बात की जाए। यानी कि अब
एक तरह से आपसे समझने के लिए बता दूं कि अब ये लोग जो है छोटा मोटा लेमचूस से मानने वाले नहीं थे, इनको जो है पूरा डेयरी मिल्क चाहिए था। ठीक है, देखिए पढ़ाई में जो है थोड़ा मनोरंजन भी होते रहना चाहिए ताकि प्रेशर न बने। क्या कह रहा है कि आंतरिक बहस व सहमति के इस माहौल में दो ऐसे तत्व थे जिन्होंने 20 के दशक के आखिरी सालों में भारतीय राजनीति की रूपरेखा एक बार फिर बदल दी। ठीक है, पहला कारक था विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का असर। 1926 से कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी और 1930 के बाद तो पूरी तरह धराशायी हो गई। यानी देखिए इसी समय जो है दो तरह की घटना घटी। पहली घटना थी आर्थिक मंदी का, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चलता है और इसमें जो है जो यूरोप के देश हैं वहाँ जो है कृषि बहुत पीछे चली जाती है और उस कृषि को वहाँ के खदानों को पूरा करने के लिए विश्व के जो अन्य महादेश है, जो अन्य देश है, वो कृषि को बढ़ा देते हैं। लेकिन जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है और स्थितियाँ फिर जो है पहले जैसी हो जाती हैं, तो अब जो है फसल का उत्पादन आवश्यकता से अधिक हो रहा है और जब उत्पादन अधिक होगा तो कीमतें गिरेंगी, जाहिर सी बात है, यही चीज़ होगा। और ये असर जो है 1926 से दिखने लगा और 1930 आते आते जो है अनाज की कीमतों में इतना अधिक गिरावट हो गया कि अब जो है ये मंदी चारों तरफ दिखने लगी। ऐसा इसलिए होता है कि जब पैदावार बढ़ेगा तो कीमतें घटेंगी। किसान क्या सोचेगा कि मैं जैसे कोई चीज़ पहले 20 रुपये प्रति केजी था, अब वो 10 रुपये प्रति केजी हो गया, तो किसान सोचेगा कि मैं अधिक मेहनत करके, अधिक खाद बीज का प्रयोग करके अधिक उत्पादन करूँगा तो मैं अधिक मुनाफा कमा पाऊँगा। लेकिन होता क्या है कि जैसे-जैसे उत्पादन बढ़ेगा और खरीदने वाले कम होंगे तो ज़ाहिर-सी बात है कीमतें गिरेंगी ही और इससे क्या होगा? आर्थिक मंदी आएगा। कृषि उत्पादों की मांग गिरी और निर्यात कम होने लगा तो किसानों को अपनी उपज बेचना और लागत लगान चुकाना भी भारी पड़ने लगा। 1930 तक ग्रामीण इलाके भारी उथल-पुथल से गुजरने लगे थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसी पृष्ठभूमि में ब्रिटेन की नई टोरी सरकार ने सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक वैधानिक आयोग का गठन कर दिया। देखिए उस समय इंग्लैंड में यानी ब्रिटेन में टोरी यानी कि कौन प्रधानमंत्री था? टोरी थे और उन्होंने क्या किया कि सर जॉन साइमन के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया जिसको साइमन आयोग के नाम से जाना जाता है। इसका गठन कितना तारीख को हुआ था आप लोग नोट कर लेंगे। इसका गठन जो है 8 नवंबर 1927 ईस्वी को हुआ था। ये जो है एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग नोट कर लेंगे। तो साइमन आयोग का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के जवाब में गठित किए गए इस आयोग को भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करना था। यानी ये जो साइमन आयोग था इसका कार्य क्या था कि जो 1919 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था तो बात की गई थी कि इसके 10 वर्ष पूरे होने पर, यानी इस एक्ट के 10 वर्ष पूरे होने पर एक आयोग का गठन किया जाएगा जो इसकी जांच करेगी कि 1919 के शासन अधिनियम से भारत में क्या फायदा और क्या नुकसान हुआ है। लेकिन क्योंकि समय से पहले ही टोरी सरकार ने क्या किया कि चूंकि 1919 का शासन अधिनियम आया था, 1929 में ये 10 साल पूरा होने वाला था, लेकिन टोरी सरकार ने समय से पूर्व ही साइमन आयोग का गठन किया और इसको भारत भेजा ताकि जाकर के भारत में 1919 के शासन अधिनियम का पूरा ब्यौरा ले कि कैसे क्या चल रहा है और उसके बारे में सुझाव देने थे। किसके बारे में? 1919 के शासन अधिनियम के बारे में सुझाव देने थे। किसको सुझाव देने थे? टोरी सरकार को सुझाव देने थे, यानी ब्रिटेन की सरकार को सुझाव देने थे। और ये इसका निरीक्षण करने कौन आया? तो साइमन आयोग आया था। इस आयोग में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, सारे अंग्रेज थे। देखिए ये जो साइमन आयोग था इसमें एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे। इसमें तो 7 सदस्य थे और सातों के सातों अंग्रेज थे, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो सर जॉन साइमन अध्यक्ष थे और इनके टीम में कुल 7 सदस्य थे और इसमें कोई भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसको बहिष्कार भी किया गया। इसको व्हाइट कमीशन कहा गया क्योंकि सभी गोरे थे इसमें। आगे बढ़ते हैं। 1928 में जब साइमन कमीशन भारत पहुंचा तो उसका स्वागत साइमन कमीशन वापस जाओ यानी साइमन कमीशन गो बैक के नारों से किया गया। यानी कि जब भारत पहुंचा, कब पहुंचता है इसको भी नोट कर लेंगे हम लोग। तो ये पहुंचता है 3 फरवरी को, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, गठन कब होता है? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब पहुंचता है साइमन कमीशन? तो 3 फरवरी 1928 को पहुंचता है।
तो जब 3 फरवरी 1928 को साइमन कमिश्नर भारत पहुंचता है तो उसका स्वागत कैसे किया जाता है, तो साइमन वापस जाओ और साइमन गो बैक के नारे से इसका स्वागत किया जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप चीज़ों को समझ रहे होंगे और कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो उसको नोट भी कर रहे होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से ऐसे फैक्ट हैं जो कि मैं आप लोगों को अलग से दिखाते चल रहा हूँ। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए। कांग्रेस और मुस्लिम लीग सभी पार्टियों ने प्रदर्शन में हिस्सा लिया, यानी बता रहा है कि कांग्रेस ने भी इसके प्रदर्शन में हिस्सा लिया, यानी इसका विरोध करने के लिए मुस्लिम लीग ने भी हिस्सा लिया। लेकिन भले ही दोनों के, मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच मनमुटाव था, लेकिन जब साइमन कमीशन को वापस भेजने की बात आई तो दोनों जो है एक साथ हो गए। इस विरोध को शांत करने के लिए वायसराय लॉर्ड इरविन ने अक्टूबर 1929 में भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का गोलमोल सा ऐलान कर दिया। यानी कि जब स्थिति बिगड़ने लगी तो उस समय भारत का वायसराय हुआ करता था लॉर्ड इरविन, जिसने 1929 में ये ऐलान किया कि भारत को डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाए। कि डोमिनियन स्टेट्स क्या होता है, इसका मतलब होता है कि भारत के ऊपर शासन तो रहेगा ब्रिटेन का ही, लेकिन यहाँ जो अन्य पदों पे जो लोग होंगे वो भारतीय चुने जाएंगे। जैसे अभी के वर्तमान के हिसाब से मैं समझा देता हूँ, जैसे भारत में राज्य में मुख्यमंत्री, उससे ऊपर राज्यपाल होते हैं, उसे ही केंद्र में प्रधानमंत्री, उससे ऊपर राष्ट्रपति होते हैं। तो इनके हिसाब से डोमिनियन स्टेट के हिसाब से क्या होता है कि प्रधानमंत्री तो भारत के होंगे, लेकिन राष्ट्रपति का पद नहीं होगा, और राष्ट्रपति के पद के तौर पे जो ब्रिटेन की महारानी है वो शासन करेंगे। बात समझ गए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। उन्होंने इस बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। इसके बारे में, तो डोमिनियन स्टेट कब से लागू करना है इसके बारे में कोई समय सीमा भी नहीं बताई। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि भावी संविधान के बारे में चर्चा करने के लिए गोल मेज सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस प्रस्ताव से कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे, यानी कि जो ये लॉर्ड इरविन जो ये जो है ऐलान किया डोमिनियन स्टेट का और कोई भी डेट नहीं बताया, तो इससे जो कांग्रेस के नेता संतुष्ट नहीं थे। वो समझ रहे थे कि जो है लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, भारतीयों को बेवकूफ़ बनाने का कोशिश किया जा रहा है। जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में कांग्रेस का तेज तर्रार खेमा आक्रामक तेवर अपनाने लगा था। यानी देखिए उस समय तक जो है कुछ युवा नेता थे जो कि बिल्कुल जो है पीछे हटने के मूड में नहीं थे। वो चाहते थे कि कुछ भी हो लेकिन हमें पूर्ण स्वराज चाहिए ही तो चाहिए। उदारवादी और मध्यमार्गी नेता ब्रिटिश डोमिनियन के भीतर ही संवैधानिक व्यवस्था के पक्ष में थे। देखिए जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस तो पूर्ण स्वराज चाहते थे, पूर्ण स्वतंत्रता चाहते थे, लेकिन कांग्रेस में ही कुछ ऐसे नेता थे जैसे जो उम्रदराज नेता थे कह सकते हैं। वो क्या चाहते थे कि डोमिनियन स्टेट के भीतर क्या थे, संवैधानिक व्यवस्था, यानी कि शासन जो है ब्रिटेन का ही रहे, लेकिन हम लोग जो है एक अपना संविधान बनाए और अपने संविधान के हिसाब से जो है हम लोग के बनाए गए संविधान के हिसाब से क्या हो, शासन हो, ऐसे चाहते थे। लेकिन इस खेमे का प्रभाव घटता जा रहा था, लेकिन जो इस तरह के सोचने वाले लोग थे उनका जो है प्रभाव घट रहा था और जो उग्र नेता थे उनका प्रभाव बढ़ रहा था। दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से मान लिया गया। देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि दिसंबर 1929 की बात है और कितने तारीख को, ये जो है 31 दिसंबर, आप लोग लिख लेंगे 31 दिसंबर 1929 में क्या होता है कि कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, कहाँ हुआ था, तो अब जो है ये पाकिस्तान में पड़ता है लाहौर और ये रावी नदी के किनारे है। तो रावी नदी के किनारे रात में 12 बजे जवाहरलाल नेहरू जो है ये ऐलान करते हैं कि हम लोग पूर्ण स्वराज की हम मांग करेंगे और इसको कांग्रेस के द्वारा मान भी लिया जाता है। और ये तय किया जाता है तय किया गया कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। 31 दिसंबर 1929 को ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप से माना जाता है और ये तय कर लिया जाता है कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो दोनों क्वेश्चन पूछता है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। और उस दिन लोग पूर्ण स्वराज के लिए संघर्ष की शपथ लेंगे। इस उत्सव की ओर बहुत कम ही लोगों ने ध्यान दिया, यानी अधिकांश भारतीयों का जो है ध्यान इस तरफ नहीं गया। लोग समझ नहीं पाए कि बात क्या चल रही है।
अब स्वतंत्रता की इस अमूर्त विचार को रोजमर्रा जिंदगी के ठोस मुद्दों से जोड़ने के लिए महात्मा गांधी को कोई और रास्ता ढूंढना था। यानी गांधी जी अब सोचने लगे कि इस पूर्ण स्वराज की बात को अगर जन जन तक पहुंचाना है तो कोई और तरीका अपनाना होगा ताकि लोगों तक ये बात पहुंचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है नमक यात्रा और सविनय अवज्ञा आंदोलन। इस चीज को हम लोग समझेंगे। देश को एकजुट करने के लिए महात्मा गांधी को नमक एक शक्तिशाली प्रतीक दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया समझते हैं। 31 जनवरी 1930 को उन्होंने वायसराय इरविन को एक खत लिखा। कब लिखा? तो 31 जनवरी 1930 को। इस खत में उन्होंने 11 मांगों का उल्लेख किया था। कितने मांगों का उल्लेख किया था? 11 मांगों का उल्लेख किया था। चलिए आप लोगों को 2-3 और फैक्ट बता दूं, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिएगा। क्योंकि भारतीय खुद का संविधान चाहते थे और उनका मानना था कि भारतीय के द्वारा लिखा गया संविधान ही लागू होगा। तो उस समय सचिव था बर्कनहेड। कौन था? 1927-28 समय, जिस समय लॉर्ड इरविन वायसराय था, उस समय सचिव के पद पे कौन था? बर्कनहेड। उसने ये कहा कि ठीक है, आप लोग खुद का संविधान तैयार कीजिए, मुझे दिखाइए, अगर मुझे ठीक लगा और अगर सभी भारतीय सभी दल इस चीज़ को मानते हैं तो मैं उसे संविधान के रूप में इजाज़त दे दूंगा। तो इसको लेकर के मोतीलाल नेहरू जो है एक पूरा रिपोर्ट तैयार किए और ले जा करके बर्कनहेड के सामने दिखाए। बर्कनहेड कुछ कहने ही वाला था तब तक जो है इसका विरोध, यानी जो मोतीलाल नेहरू द्वारा लिखा गया जो ये दस्तावेज था, इसका विरोध मोहम्मद अली जिन्ना करने लगे। उनका कहना था कि इसमें जो है मुस्लिमों के लिए कुछ दिया ही नहीं गया है और एक अच्छा मौका मिल गया बर्कनहेड को। उसने ये कह दिया कि जब आपके ही देश के लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं तो फिर जो है ब्रिटिश सरकार इसको कैसे मानेगी। और उसने मोतीलाल नेहरू के द्वारा ये पेश किया गया जो प्रस्ताव था उसको ठुकरा दिया। फिर कुछ समय बाद मोहम्मद अली जिन्ना 14 सूत्री मांगों को लेकर के बर्कनहेड के सामने जाते हैं और फिर बर्कनहेड उनकी मांगों को ठुकरा देता है। फिर 31 जनवरी, जो कि अभी बुक में हम लोग पढ़ रहे थे, कि 31 जनवरी 1930 को महात्मा गांधी क्या करते हैं कि वायसराय इरविन को एक खत लिखते हैं और उसमें 11 मांगों का उल्लेख करते हैं, जिसको महात्मा गांधी का 11 सूत्री मांग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप चीज़ों को नोट करते हुए चलिए। इनमें से कुछ सामान्य मांगे थी जबकि कुछ मांगे उद्योगपतियों से लेकर किसानों तक विभिन्न तबकों से जुड़ी थी। गांधी जी इन मांगों के जरिए समाज के सभी वर्गों को अपने साथ जोड़ना चाहते थे। ठीक है, ताकि सभी उनके अभियान में शामिल हो सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक को खत्म करने के बारे में थी। ठीक है, नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था, इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पादन पर सरकारी इज़्ज़तदारी को महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन का सबसे दमनकारी पहलू बताया। यानी कि क्योंकि नमक जो है वो गरीब अमीर सबके लिए जरूरी है, इसलिए महात्मा गांधी चाहते थे कि नमक कानून जो तोड़ना है ये जो है एक अच्छा मुद्दा बन सकता है, इसलिए उन्होंने नमक कानून तोड़ने का फैसला लिया। आगे बढ़ते हैं। आगे बता रहा है, महात्मा गांधी का यह पत्र एक अल्टीमेटम था, यानी कि चेतावनी की तरह था। उन्होंने लिखा था कि अगर 11 मार्च तक उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ देगी। ये महात्मा गांधी ने अपने पत्र में लिखा था। इरविन झुकने को तैयार नहीं थे। फलस्वरूप महात्मा गांधी ने अपने 78 विश्वस्त वॉलंटियरों के साथ नमक यात्रा शुरू कर दी। ये भी पूछा जाता है, तो याद रखना है कि 78 सहयोगियों के साथ। यह यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से, ये भी याद रखना है कि महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह के लिए यात्रा कहाँ शुरू की थी? तो गुजरात के साबरमती, जो कि अहमदाबाद में है, साबरमती से शुरू की थी। अपने साबरमती आश्रम से 240 किलोमीटर दूर डांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म होनी थी। यानी कि ये सविनय अवज्ञा शुरू करने के लिए गांधी जी का ये जो सफर था कहाँ शुरू होता है? तो अहमदाबाद में जो साबरमती आश्रम है वहाँ से लेकर के इनको जाना था कहाँ?
तो समुद्र के किनारे जो दांडी नामक कस्बा था वहाँ तक इनको जाना था, जिसके बीच की दूरी कितनी थी? 240 किलोमीटर। चलिए आगे समझते हैं। गांधी जी की टोली ने 24 दिन तक हर रोज लगभग 10 मील का सफर तय किया। देखिए इस चीज़ को यहाँ ध्यान देना है। यहाँ बताया जा रहा है 240 किलोमीटर, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग 240 किलोमीटर बताया जा रहा है, और यहाँ कहा जा रहा है कि 24 दिन जो है रोज 10 मील का सफर करके, तो जब 10 मील का सफर अगर 24 दिन तक करेंगे तो 240 मील हो जाएगा, न कि किलोमीटर। तो इस चीज़ को जो है इसमें कन्फर्म नहीं किया गया है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। डाटा जो है एक जगह किलोमीटर में और एक जगह मील में दिया हुआ है, ठीक है। 10 मील का सफर तय किया। गांधी जी जहाँ भी रुकते हजारों लोग उन्हें सुनने आते थे। इस समय तक जो है गांधी जी काफ़ी लोकप्रिय हो चुके थे, तो जहाँ भी रुकते थे हजारों की संख्या में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो जाता था। इन सभाओं में गांधी जी ने स्वराज का अर्थ स्पष्ट किया और आह्वान किया कि लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक आज्ञा करें। लोग अंग्रेजों की शांतिपूर्वक आज्ञा करें, यानी कि शांतिपूर्वक जो उसकी बात नहीं मानेंगे, उसके कानून नहीं मानेंगे, ऐसा करें। गांधी जी का कहना क्या था कि आप जो है हिंसा नहीं करेंगे। भारतीयों से क्या कहते थे कि अंग्रेजों के खिलाफ हिंसा नहीं करेंगे, बस यही कहेंगे कि मैं शांतिपूर्वक आपके कानून को नहीं मानूंगा, आपकी बातों को नहीं मानूंगा, आपका सहयोग नहीं करूंगा। गांधी जी का कहना यह था, क्योंकि ऐसे भी जो है लड़ाई जीती जा सकती है, ऐसे गांधी जी का मानना था। यानी अंग्रेजों का बात नहीं मानेंगे। 6 अप्रैल को वह दांडी पहुंचे, यानी कि 12 अप्रैल को गांधी जी साबरमती से निकलते हैं और 24 दिन की यात्रा के बाद से 6 अप्रैल को दांडी पहुंचते हैं। देखिए इस चीज़ को भी बहुत से किताबों में 5 अप्रैल को बताया गया कि 5 अप्रैल को गांधी जी दांडी पहुंचते हैं और 6 अप्रैल की सुबह नमक बनाकर नमक कानून तोड़ते हैं। तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे, पहुंचते कब है? दांडी पहुंचते हैं 5 अप्रैल को, और 6 अप्रैल की सुबह जो है नमक कानून तोड़ते हैं, ठीक है, इसको नोट कर लेंगे। उन्होंने समुद्र का पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दिया। यह कानून का उल्लंघन था, ठीक है। आगे समझते हैं। यहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होता है। कब से? 6 अप्रैल से ही शुरू होता है। यह आंदोलन असहयोग आंदोलन के मुकाबले किस तरह अलग था? इस बार लोगों को न केवल अंग्रेजों का सहयोग न करने के लिए बल्कि औपनिवेशिक कानूनों का उल्लंघन करने के लिए आह्वान किया जाने लगा। यानी कि अब सिर्फ अंग्रेजों का बात न मानने के लिए नहीं किया जा रहा था, अब जो अंग्रेजों का कानून भी नहीं मानेंगे, ऐसे बात गांधी जी द्वारा कही जा रही थी। देश के विभिन्न भागों में देखिए यहाँ गांधी जी को दिखाया गया है दांडी तट जो है नमक कानून तोड़ते हुए। हजारों लोगों ने नमक कानून तोड़ा और सरकारी नमक कारखानों के सामने प्रदर्शन किए, ठीक है। आंदोलन फैला तो विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया जाने लगा, शराब की दुकानों की पिकेटिंग की जाने लगी। देखिए पिकेटिंग का मतलब आप लोग मैं समझा चुका हूँ पहले, आप लोग अगर इसका पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 देखेंगे तो आप लोग यहाँ समझने में कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसको मैं पिकेटिंग क्या होता है इसको समझा चुका हूँ। किसानों ने लगान और चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया, और देखिए किसानों जो है लगान चुकाने से इनकार कर दिया और चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया। ये चौकीदारी कर जो है ये मुख्य रूप से अपने बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था। लोगों ने चौकीदारी कर देने से मना कर दिया था, ठीक है। कब की घटना ये? तो जिस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था, 1930 की बात है, उस समय बिहार में चौकीदारी कर नहीं चुकाने के लिए लोग आंदोलन करते थे, क्योंकि बिहार में समुद्र के किनारे तो है नहीं कि नमक कानून तोड़ेंगे, इसलिए लोग चौकीदारी कर का आंदोलन कर रहे थे। गाँव में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे। बहुत सारे स्थानों पर जंगलों में रहने वाले वन कानूनों का उल्लंघन करने लगे। वे लकड़ी बीनने और मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित वनों में घुसने लगे, यानी कि जहाँ जिसको मौका मिला उन कानून तोड़ने के लिए तत्पर था। क्योंकि गांधी जी का ये ऐलान हो गया था गांधी जी के द्वारा कि आप लोग जो है अंग्रेजों का कानून भी नहीं मानेंगे, इसलिए लोग जो है जहाँ तहाँ कानून तोड़ने के फिराक में। इन घटनाओं से चिंतित औपनिवेशिक सरकार ने कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार करने लगी। बहुत सारे स्थानों पर हिंसक टकराव हुए। अप्रैल 1930 में जब महात्मा गांधी के समर्पित साथी अब्दुल गफ्फार खान को गिरफ्तार किया गया तो गुस्साई भीड़ सशस्त्र
वक्त बंद गाड़ियों और पुलिसों की गोलियों का सामना करते हुए सड़कों पर उतर रहे। यानी देखिए, महात्मा गांधी के एक अच्छे दोस्त थे, अच्छे साथी थे, जिनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। इन्होंने लाल कुर्ती आंदोलन चलाया था। कहाँ? सीमांत प्रांत में। सीमांत प्रांत का मतलब जो उत्तर पश्चिम का जो क्षेत्र है, जो कि आज के समय पंजाब, पाकिस्तान, सिंध का जो क्षेत्र है, यहाँ पे खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा आंदोलन चलाया गया था। कब? जिस समय सबने अवज्ञा आंदोलन चल रहा था उस समय, इसलिए इनको फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। तो ये गांधी जी के बहुत अच्छे दोस्त थे और इनको अंग्रेजी सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। देखिए आगे क्या होता है। बहुत सारे लोग मारे गए। महीनों भर बाद जब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो सोलापुर के औद्योगिक मजदूरों ने अंग्रेजी शासन का प्रतीक पुलिस चौकियों, नगरपालिका भवनों, अदालतों और रेलवे स्टेशनों पर हमले शुरू कर दिए। यानी जब आंदोलनकारियों ने देखा कि अब महात्मा गांधी को भी गिरफ्तार कर लिया गया, तो उनका गुस्सा फूट पड़ा और वो जगह जगह जो है सरकारी भवनों, स्टेशनों को और पुलिस चौकियों को जलाने लगे। ठीक है। भयभीत सरकार ने निर्मम दमन का रास्ता अपनाया। शांतिपूर्ण सत्याग्रहियों पर हमले किए गए। औरतों और बच्चों को मारा पीटा गया और लगभग 1 लाख लोग गिरफ्तार किए गए। यानी कि अब जो है अंग्रेजी सरकार बिल्कुल बौखला गई थी। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें, क्योंकि महात्मा गांधी का जो है आंदोलन जोर पकड़ते जा रहा था। लोग उनके लिए मर मिटने के लिए तैयार थे, क्योंकि महात्मा गांधी जो है लोगों से ऐलान कर चुके थे कि अब जो है हम लोगों को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी, और इस चीज़ के लिए लोग अपना जान तक देने के लिए तैयार थे। महात्मा गांधी ने एक बार फिर आंदोलन वापस ले लिया। यानी देखिए, महात्मा गांधी जो है, जब आंदोलन अपने चरम सीमा पे पहुंचने वाला होता है, पूरे देश के लोग उनका साथ देने के लिए तैयार है, इसी बीच महात्मा गांधी क्या करते हैं कि आंदोलन वापस ले लेते हैं। ऐसा ही एक बार उन्होंने कब किया था, आपको याद होगा कि जब 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था, उसके कुछ दिन बाद यानी कि 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। वहाँ भी बहुत से लोग उनका साथ दे रहे थे। जब उन्होंने आंदोलन वापस लिया, असहयोग आंदोलन वापस लिया, तो बहुत से लोग उनसे जो है नाराज हो गए। और ठीक फिर 9 साल बाद ऐसे ही होता है कि जब सबने अवज्ञा आंदोलन अपनी चरम सीमा पे होता है, लोग उनका साथ देने के लिए तत्पर होते हैं। इस बीच जो है महात्मा गांधी सबने अवज्ञा आंदोलन वापस ले लेते हैं। देखिए समझते हैं क्यों, क्या ऐसी मजबूरी थी उनके साथ। तो बताया जा रहा है कि 5 मार्च 1931 को उन्होंने इरविन के साथ एक समझौते पर दस्तखत कर दिए। क्योंकि भाई इस गांधी इरविन समझौते के जरिए गांधी जी ने लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने पर अपनी सहमति व्यक्त कर दी। ठीक है, तो इस चीज़ को हम आगे समझ रहे हैं, लेकिन इस चीज़ को आप लोग नोट कर लेंगे कि जो 5 मार्च 1931 का जो गांधी इरविन समझौता हुआ था, ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको याद रखेंगे, गांधी इरविन समझौता कहाँ हुआ था? तो दिल्ली में हुआ था। कब हुआ था? तो 5 मार्च 1931 को हुआ था। बता रहा है कि पहले गोलमेज सम्मेलन का कांग्रेस बहिष्कार कर चुकी थी। जो पहला गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें कांग्रेस के किसी भी नेता ने भाग नहीं लिया था, उसका बहिष्कार कर दिया। इसके बदले सरकार राजनीतिक कैदियों को रिहा करने पर राजी हो गई। किसके बदले? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी जाने के लिए तैयार हो गए। इसलिए जो अंग्रेजी सरकार है, वो राजनीतिक कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हो गई थी। दिसंबर 1931 में सम्मेलन के लिए गांधी जी लंदन गए। यह वार्ता बीच में ही टूट गई और उन्हें निराश वापस लौटना पड़ा। यानी जब गांधी जी लंदन पहुंचते हैं दूसरे गोलमेज सम्मेलन में, तो वहाँ जो भी मुद्दा लेकर गए थे उसमें से कुछ भी नहीं माना गया, और उल्टा जो है आगे हम लोग पढ़ेंगे कि एक सांप्रदायिक पंचायत दिया जाता है। किसको? तो भीमराव अम्बेडकर जो कि दलितों के महान नेता के रूप में माने जाते हैं, उनको जो है रेमजे मैकडोनाल्ड क्या करता है, एक सांप्रदायिक पंचायत देता है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे पहले मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, वैसे अब ST SC के लोगों के लिए भी दिया जाएगा। इस चीज़ की घोषणा किसने कर दी? रेमजे मैकडोनाल्ड ने। कब? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बाद। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गांधी जी वापस लौट जाते हैं। यहाँ आकर उन्होंने पाया कि सरकार ने नए सिरे से दमन शुरू कर दिया है। यानी कि गांधी जी जो सोचे थे उसके ठीक उल्टा हो रहा है। गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों जेल में थे। यानी कि
खान, अब्दुल गफ्फार खान और पंडित जवाहरलाल नेहरू दोनों को जेल में बंद कर दिया गया था। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। अब देखिए जो कांग्रेस पार्टी थी उसी को जो है गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था। इस समय तक जो है कांग्रेस ही जो है सबसे मजबूत पार्टी के रूप में दिख रही थी। कब? 1930-31 के समय में। और अंग्रेजी सरकार ने क्या किया कि इसका ही दमन करने के लिए इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया। सभाओं, प्रदर्शनों और बहिष्कार जैसी गतिविधियों को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जा रहे थे। ठीक है। भारी आशंकाओं के बीच महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन दोबारा शुरू किया। साल भर तक आंदोलन चला, लेकिन 1934 तक आते-आते उसकी गति मंद पड़ने लगी। ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे। देखिए महात्मा गांधी जब दूसरे गोल में सम्मेलन में जाते हैं, वहाँ इनकी बातों को नहीं माना जाता है। उदास होकर भारत लौटते हैं। यहाँ स्थितियाँ कुछ अलग ही है। यहाँ जो है अंग्रेज पूरी तरह से दमनकारी मूड में है। तो गांधी जी फिर से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करते हैं, लेकिन इस बार जो है ज़्यादा लोग उनका साथ नहीं देते हैं। इस बार जो है उतनी उत्साह लोगों के बीच नहीं दिखती है, क्योंकि लोगों को ये लगने लगा था कि जब हम लोग पूर्ण रूप से गांधी जी के लिए समर्पित हो रहे हैं, आंदोलन में अपनी आहुति देने के लिए तत्पर हो रहे हैं, गांधी जी अपना कदम पीछे हटा लेते हैं। इसलिए अब लोगों को जो है ये लगने लगा था कि गांधी जी क्या सोच रहे हैं, ये लोग भारतीय समझ नहीं पा रहे थे। ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आप लोग को अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जा कर के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।